अजमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर 7 महीने के बच्चे के अपहरण के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एसपी वंदिता राणा ने आखिरकार मामले का खुलासा किया और बताया कि मानव तस्करी से ये किडनैपिंग का पूरा केस जुड़ा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 लाख में बच्चा बेचने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि समझ में आए, जानकारी जुटाई जाए कि कहां आखिरकार बच्चे को बेचे जाने की तैयारी की जा रही थी। आरोपी कुणाल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। उसका साथी है दीपक, उसे हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपी इंद्राज अभी भी फरार है। एडिशनल एसपी हिमांशु जागड़ के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है और आखिरकार ये बड़ी सफलता कही जा सकती है। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जाहिर तौर पर पुलिस ने कम समय में इस बड़ी वारदात का खुलासा किया है। कैसे पुलिस इन किडनैपर्स तक पहुंची? जी बिल्कुल, 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस अपहरण केस का खुलासा कर दिया है और 7 माह का बच्चा था, उसे जो है अपनी मां को सुपुर्द कर दिया है। कल सुबह 3:30 बजे की ये घटना थी, जब मां ने जो है आदर्श नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 7 से 8 टीम का गठन किया और अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी भी करवाई। आज सूचना के आधार पर जानकारी मिली, जो रामगंज थाना प्रभारी है रवि सामरिया, उनको जो है सूचना मिली कि जो चंद्रवदय नगर इलाका है उसमें जो है बच्चे को देखा गया है। पुलिस ने तुरंत जो है टीम का गठन करते हुए उस मकान पर दबिश दी, जहां पर इस बच्चे को जो है अन्य स्थान पर बेचने की फिराक यहाँ पर की जा रही थी और उसको ले जाने की जो है तैयारियां वो पूरी कर ली गई थी। तो पुलिस ने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को जो है वहीं से ही पकड़ लिया, जिसमें एक का नाम दीपक और एक का नाम बताया जा रहा है। तो इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ यहाँ पर की गई तो सामने आया कि इंद्राज नाम का व्यक्ति है, जो गाड़ी लेकर पहले ही जो है वहां से फरार होने की फिराक पे था। तो वहां से वो दौड़ता हुआ निकल गया, लेकिन बच्चे को जो है सकुशल वहां पर दस्तयाब कर लिया गया है। बच्चे का हुलिया चेंज करने के लिए मुख्य आरोपी को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? आप बता रहे कि वो फरार है। दूसरा सवाल ये, चूंकि ये पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है, तो कहां तक इसके तार थे और क्या ये जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं ये भी इस रैकेट से जुड़े हुए थे? जी बिल्कुल, ये दोनों आरोपी इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। कुणाल गुप्ता और दीपक जो है इसी मामले के जो है आरोपी बताए जा रहे हैं। वहीं इंद्राज जो है वो मुख्य आरोपी है, जिसने इस पूरे प्रकरण को लेकर मानव तस्करी यूनिट से जो है इसमें मामले को लेकर 5 लाख रुपए का सौदा किया था। इसने किससे ये सौदा किया था, कहाँ इसको देना था, इसे लेकर इंद्राज की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन इस मामले में जो गिरफ्तार हुआ है कुणाल, उससे जो है पूछताछ जारी है, क्योंकि वो जो है सीधे संपर्क में था इंद्राज के और इंद्राज के कहने पर ही रात को इस वारदात को यहाँ पर जो है अंजाम दिया गया था। तो इस मामले में जो है मानव तस्करी क्यों की गई थी, कहां इसको सप्लाई दिया जाना था, गैंग में कौन कौन सक्रिय हैं और कौन कौन शामिल है, इन सभी विषयों क्या कहती है? क्या कई थानों पे पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं? क्या पहले भी चोरी कर चुके हैं बच्चा, चूंकि अब जाहिर तौर पर मानव तस्करी से केस जुड़ गया है? जी बिल्कुल, जो एसपी है वंदिता राणा, उन्होंने खुलासा करते हुए इस मामले में बताया कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है तल्लीनता से जो है जानकारी जुटाई जा रही है। जो कुणाल है उनसे पूछताछ की जा रही है। इंद्राज जो है वो मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी होने तक इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो जो है इसमें मुख्य सरगना है। उसके साथ ही मिलने वाले जो लोग हैं वो इस पूरे जो है गैंग से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में फिलहाल इस बच्चे को दस्तयाब कर अपनी मां को इंद्राज का पकड़ना बेहद जरूरी है, लेकिन बच्चा आखिरकार सकुशल मिल गया है और उसकी मां के चेहरे पर संतुष्टि और खुशी भी नजर आ रही है। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटपुतली का रुख कर रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर बदमाशों के तांडव की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। यहां पर बदमाशों ने घर पर जमकर तोड़फोड़ की है, कंप्यूटर, कैमरा समेत अन्य सामान को तोड़ डाला और मौके से फरार हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं ये बदमाश। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज करवाया है। पीड़ित दीपक सिंह कलेक्ट्रेट में चालक के पद पर काम करते हैं। कैश लूट कर ले जाने का आरोप इन पर है। चोमू के कालाडेरा इलाके में स्थित सहरिया कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज स्टाफ में हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रशासन ने दमकल विभाग को जानकारी दी, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक कॉलेज की केमिस्ट्री लैब से अचानक धुआं उठने लगा था और देखते ही देखते आग ने लैब को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में लैब में रखा फर्नीचर, उपकरण और रसायन जलने लगे।
गनीमत रही कि अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर है झुंझुनू से, ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। मनरेला के केटीए पावर बायोमास संयंत्र में भीषण आग लगी है। संयंत्र में कृषि अपशिष्ट और पराली से ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहां पर अचानक पराली के ढेर में आग लगी। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें फिलहाल चल रही हैं, लेकिन आपको हर तरफ ये काला धुआं नजर आ रहा होगा। ये पराली है जिसमें अचानक एकाएक बायोमास संयंत्र में आग लग गई। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में उदयपुर के गोंगुदा में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने जुलूस निकालते हुए आतंकवाद के खिलाफ सख्त बुलंद की है अपनी वॉइस। और जुलूस गोंगुदा के प्रमुख मस्जिद से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ उपखंड कार्यालय पहुंचा। यहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये ज्ञापन लेकर के आए हैं एसडीएम साहब को देने के लिए। पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ था, इस मामले में उन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम देश के साथ हैं और वो देश के गद्दार हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। और इसी को लेकर के और मुस्लिम समाज की ओर से हमारे सदर साहब जनाब शब्बीर खान साहब जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी अगुवाई में एक ज्ञापन हम साहब को सौंपने आए हैं। और उसी में हम यही मांग करते हैं कि इन आतंकियों को, जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है पहलगाम के अंदर, जिनको चुन चुन के और शहीद किया गया है, तमाम उन शहीदों का बदला जब पूरा होगा। जयपुर के विकास से सरोकार रखने वाले जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पारदर्शिता के साथ और भी हाईटेक होगी। अब जेडीए योजनाओं के साथ ही जेडीए से अनुमोदित सभी योजनाओं के भूखंडों से जुड़ी जरूरत जानकारी जेडीए वेबसाइट पर आमजन को मिल सकेगी। इसके लिए जेडीसी आनंदी के निर्देश में जेडीए की आईटी सेल तेजी से जुटी हुई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हाईटेक होता जयपुर विकास प्राधिकरण। अब एक क्लिक पर मिलेगी पूरी अपडेट्स। भूखंडों के नाम पर नहीं होगा फर्जीवाड़ा। जयपुर विकास प्राधिकरण अपनी कार्यप्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और हाईटेक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। जेडीएस की वेबसाइट पर योजनाओं के साथ साथ उससे अनुमोदित सभी योजनाओं के भूखंडों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। इसके लिए जेडीए की आईटी सेल तेजी से काम कर रही है। देखिए, हमारा प्रयास ये है कि आम जन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। वो ऑनलाइन आवेदन करे और एक निश्चित अवधि में अगर उसके आवेदन में कोई कमी खामी हो उसके बारे में संबंधित निकाय सूचित करे, और या फिर समयबद्ध तरीके से या तो उसके पास ई पट्टा जारी हो जाए, या अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो, निरस्त हो, तो सकारण उसे सूचित कर दिया जाए कि इसलिए आपको पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। जेडीए की आईटी शाखा की तरफ से 90 ए पोर्टल, ई पंजीयन पोर्टल और ई धरती पोर्टल का आपस में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। इसी तरह जेडीए के लैंड बैंक, सेंट्रलाइज्ड प्रॉपर्टी रिपोजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम और ई ऑक्शन सिस्टम का आपस में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। जेडीए की आईटी सेल अगले कुछ दिनों में इस काम को अंजाम देगी। वहीं जेडीए की वेबसाइट पर भूखंड की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जेडीए की आईटी सेल कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आम व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी नहीं हो, और अगर निरस्तीकरण से आम जन आवेदक संतुष्ट नहीं हो तो वो उसकी हम तक शिकायत पहुंचाएगा, तो
तो हम उसकी जांच करेंगे और अगर वास्तव में किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने गलत रूप से उसका आवेदन निरस्त किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सही तरीके से निरस्त हुआ तो ठीक। दरअसल जेडीए और जेडीए की अनुमोदित योजनाओं में भूखंड की स्थिति, भूखंडधारी का नाम, भूखंड का साइज, भूखंड के भू उपयोग की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए कवायद चल रही है। जेडीए की आईटी सेल से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अगले 2 महीनों में ये सारी कवायद पूरी हो जाएगी, जिसके बाद जेडीए की वेबसाइट पर तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी। वेबसाइट पर जेडीए और अनुमोदित भूखंड की जानकारी मिलेगी। वेबसाइट पर जानकारी मिलने के कई फायदे होंगे। जानकारी के लिए जेडीए वेबसाइट के मुख्य पेज पर क्लिक करना होगा। इसमें दर्ज करना होगा विकासकर्ता का नाम और योजना का नाम और भूखंड की संख्या। इसके बाद योजना से लेकर भूखंड की तमाम जानकारी आपको मिल पाएगी। बहरहाल जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर भूखंडों से जुड़ी वास्तविक जानकारी मिलने से भूखंड खरीद बेचने में होने वाली धोखाधड़ी से बचाव होगा। वहीं आमजन को भूखंडों के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े से भी राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और आपको सीधे जयपुर ले चलते हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर हो रही है। मदन राठौर कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। अम्बेडकर जी का सम्मान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पंचतीर्थों का निर्माण भी किया। अम्बेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर शिक्षा प्राप्त की, वहां से निर्वाण स्थल तक सभी स्थानों का सम्मान भी किया और उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी हमारी मिलीजुली जो संयुक्त सरकार थी उसने दिया। उनका तैल चित्र भी संसद के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया। और कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। एक बार तो देश में आपातकाल लगा दिया। हिंदुस्तान के सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके 19 महीने तक जेलों में बंद रख दिया। यही नहीं, शाहबानो प्रकरण में एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान देने का काम किया तो कांग्रेस ने संविधान में बदलाव लाकर उस मुस्लिम महिला के हक को भी छीनने का काम किया, संविधान का दुरुपयोग किया। यही नहीं, हमारे देश की चुनी हुई सरकारों को और इन्होंने बर्खास्त किया, कई बार बर्खास्त किया। आपको पता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भी हमारी सरकारों को बर्खास्त किया। ये तो वही बात हो गई कि चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी होगी कि चोर स्वयं जोर जोर से चिल्लाता है चोर चोर चोर, तो जनता का ध्यान असली चोर की तरफ नहीं जाता क्योंकि चोर ही शोर मचा रहा है। और यही जो संविधान के हत्यारे हैं वो संविधान की रक्षा करने का स्वांग रचकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहिए। और स्वयं मल्लिकार्जुन जी ने आज एक हद कर दी, अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का जो काम किया, मैं सोचता हूं कि हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं और ज्योतिर्लिंग हूं। मुझे याद है, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भूल रहे हैं, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर सदन चल रहा था, तब हमारे और तिवारी जी ने, घनश्याम तिवारी जी ने, और इनकी प्रशंसा में कह दिया था कि आप तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो कहा कि मुझे उस नाम से मत पुकारा करो। संसद में जो व्यक्ति उसका और ना करके और तिरस्कार शब्द प्रयोग करता है और वो अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का काम करता है, मैं सोचता हूं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। हिंदू समाज की भावनाओं को ये कांग्रेस हमेशा किसी न किसी रूप में और ठेस पहुंचाने का काम करती है। मैं उनकी निंदा करता हूं। यही नहीं, उनके राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा जी, वो भी क्या क्या बोल देते हैं, उनको होश बाद में आता है, कुछ भी बोल दिया पहले। आज डोटासरा जी की यह स्थिति है कि शर्म के मारे
वो विधानसभा में नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ में जिस प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण से उनको निलंबित किया गया, उन्होंने खुद ने उसके लिए, अपने कृत्य के लिए माफी नहीं मांगी और उनके नेता को माफी मांगनी पड़ी। जो नेता प्रतिपक्ष है सम्माननीय जूली साहब को डोटासरा जी के लिए माफी मांगनी पड़ी, तो इससे ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि जिसके लिए अपने नेता को माफी मांगनी पड़े। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, इसलिए वो शर्म के मारे सदन में नहीं जाते। ये स्थिति है, वो क्या बोले भी बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है। मुझे तो आप सबके सामने इतना ही कहना है कि हमारे देश के संविधान का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, हम सब ने सम्मान किया, हम सब ने आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती प्रत्येक जिला स्तर तक मनाई, हम सब मनाते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता उनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अब तो राजनीति करने के निमित्त उनका दुरुपयोग कर रही है, ये इससे बाज आना चाहिए। मुझे इतना ही निवेदन करना है। अब हमारे आदरणीय जो वरिष्ठ मंत्री हैं मदन जी दिलावर साहब, वो संबोधित करें। कांग्रेस ने 93 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया और आप सबको ध्यान होगा कि आपातकाल के समय संविधान को निलंबित किया और उन्होंने कहा संविधान कुछ नहीं है, जो इंदिरा जी कहेगी वही संविधान। वो संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, संविधान को हर रद्द करने वाले लोग अब संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। यानी दिल्ली को चुने खाकर के हज करने के लिए आ रही है। इन्होंने धारा 370 कश्मीर में लगा करके जितने लोगों पर अत्याचार किया है, वहां सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। क्या लोकतंत्र भी होता है कि वोट देने का अधिकार किसी को क्यों नहीं दिया है? क्या दिक्कत थी? और फिर धारा 370 का विरोध करना और फिर ऐसे लोगों का समर्थन करना जब चाइना से मिलकर के हिंदुस्तान में वापस 370 लागू करेंगे, यानी उनको इस देश में विश्वास रहा ही नहीं। और जिस देश में विश्वास नहीं रहा वो उस देश के संविधान की रक्षा करने का ढोंग चल रहे हैं। ये बरूबे में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, मुझे करना चाहिए, कभी करना चाहिए, लेकिन खड़गे भी हमारे सम्मान्य नेता है। हम सम्मान करते हैं, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता है, लोग सब उसके सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उनके जी जयपुर के संजय सर्कल थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मदन दिलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी। वो जिंदा है, भगवान करे 200 साल जीवित रहे, परंतु खुद के अध्यक्ष को खुद ही मारना चाह रहे हैं। और ये नहीं कर रहा हूं, ये सरकारी थाने का कुछ रिपोर्ट कर रही थी और आज भी वो दर्ज है। मैं अभी लोकतंत्र की मुसल्ले की बात कर रहे, तो अब ये पार्टी किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी? भारतीय ने तो पार्टी का निर्माण नहीं किया, लेकिन एक विदेशी के द्वारा पार्टी का निर्माण हुआ और उसी को केंद्र में उनको चाहिए था कि भारत के जो लोग जिन्होंने निर्माण की पार्टी
उसको रखना चाहिए था या फिर फाइल को बदल देना चाहिए था। विदेशी नियमों से चलने वाले लोग, उनकी पार्टी के जो नियम बने विदेशी नियम बने उस पर चल रहे हैं और 30 वर्षों से कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बने। तो कांग्रेस की संविधान रैली पर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संबोधन में अपनी बातें रखी, चाहे दलित, पहलगाम और संविधान, उसी का जवाब यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया जा रहा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं भीलवाड़ा से, जहां पर ट्रिपल मर्डर केस सामने आया है। पुलिस ने सीरियल किलर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी दीपक को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 2 दिन और आरोपी से पुलिस गहनता से पूछताछ करेगी। दीपक ने 3 लोगों को मौत के घाट उतारा था। कोर्ट में पेश करने से पहले दीपक का फिजिकल चेकअप कराया गया। चौकीदार की हत्या के मामले में 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। तो वहीं पूर्व में 5 दिन के पुलिस रिमांड पर से पुलिस ने आरोपी से चाकू समेत कई हथियार भी बरामद किए हैं। चौकीदार और अपने दोस्तों की निर्मम हत्या का आरोपी है दीपक नायर। तो भीलवाड़ा ट्रिपल मर्डर केस से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको दे दें। पुलिस ने सीरियल किलर को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने आरोपी दीपक को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 2 दिन और अब आरोपी से पुलिस गहनता से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 3 लोगों को मौत के घाट इसने उतारा था। एक ही पैटर्न को उसने फॉलो किया था और ऐसे में से साइको किलर माना गया है। और खबर ये मिल रही कि इसके खिलाफ कई थानों में पहले भी केस दर्ज है और जाहिर तौर पर अब ये मामला इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है